राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का छंद शास्त्र की इस क्लास में। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और उतना ही अच्छा टॉपिक है छंद, जो सभी के लिए उपयोगी है। छोटे बड़े नए पुराने सब देख सकते हैं। जिनको भी एग्ज़ाम देना है और नहीं देना है फिर भी छंद की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो रस हमने देखा था, रस के बाद हम देखेंगे छंद। छोटा सा और बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे छंद शास्त्र का परिचय। छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद धातु से हुई है। छद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। छंद छदि संवरणे के अनुसार यदि धातु का उपयोग छिपने के अर्थ में है, निघंटु में छंद धातु का भी उल्लेख हुआ है जिसका अर्थ बंधन से है। एक अन्य स्थल पे छंद शब्द का अर्थ आच्छादन बताया गया है। छंदासी आच्छादनति आच्छादिति करने के कारण छंद कहा गया है। सायण ने छंद शब्द को स्पष्ट करते हुए बताया है कि अपमृत्युम वार्युतुम आच्छादयाति इति छंदः, अर्थात कवि और उसकी कृति को जो अपमृत्यु से बचाता है वह छंद है। छंद की अनेक रूपों में परिभाषित करने की चेष्टा की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है कि, तो ये कथन पेपर में आ चुका है इसीलिए ध्यान देना है, ठीक। शुक्ल ने क्या कहा है छंद को परिभाषित करते हुए? कहा है कि छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं। पूछता है कि परिभाषा किसने दी है? नहीं, पूछा था कि छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य को शुक्ल जी क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त हिंदी साहित्य कोश में छंद को परिभाषित करते हुए कहते हैं, जगदीश गुप्त क्या कहते हैं कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। जगदीश गुप्त द्वारा दी गई परिभाषा अक्षर, उसकी संख्या, मात्रा आदि छंद के अनिवार्य गुण नहीं है, वरन शुक्ल को प्रवाहपूर्ण सामंजस्य छंद का स्थायी धर्म है जिसका तात्पर्य लय है। काव्य में उपयुक्त शब्दों की लययुक्त व्यवस्था का नाम ही छंद है। अमरकोश में लय को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि लयः साम्यम, अर्थात रचना के बाह्य एवं अंतर्वर्ती अन्विति का नाम लय है। साथ ही यह भी बताया गया है कि लयाधारुः छंदः, छंद लयाश्रित होता है। एक अन्य स्थल पर कहा गया है पादन्यासो लयमनुगतः, अर्थात छंद का प्रत्येक चरण लय से परिशासित होता है। लय ही छंद का प्राण है। छंद का प्राण क्या है? लय। छंद का मुख्य कार्य लय को रूप देना नहीं है, अपितु वह साधारण बोलचाल में प्रयुक्त गद्य को नियमित करता है। अर्थात साधारण गद्य को जब हम कविता के रूप में रखते हैं तो लय का सहारा लेते हैं। आइए रिचर्ड्स छंद के संबंध में कहते हैं कि छंद कवि और पाठक दोनों को संभावित लयों के अनिश्चित एवं विस्तृत संसार में एक सुदृढ़ आधार तथा अभिविन्यास को एक निश्चित बिंदु देता है। जॉन क्रू रैंसम कहते हैं कि काव्य में छंद ऐसी विषय वस्तु की ओर संकेत करता है जिसका संबंध किसी शब्द, किसी पंक्ति तथा पद्यांश की ध्वनि से होता है। अज्ञेय छंद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि छंद का अर्थ केवल तुक या बधी हुई समान स्वर, मात्रा या वर्ण संख्या नहीं है। छंद योजना का नाम है। जहाँ भाषा की गति नियंत्रित है
वहाँ छंद है। छंद का इतिहास देखेंगे हम कि छंद का इतिहास क्या रहा है। तो प्राचीन संस्कृत साहित्य के साथ साथ छंद का इतिहास जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में निर्दिष्ट किया गया है कि पुरुष से ही छंद, ऋक्, यजु एवं साम वेदों की उत्पत्ति हुई है। छंदासि जज्ञिरे तस्मात् यजुष्माद् जायत। ऋक् प्रति शाक्य में छंद ऋषि की उत्पत्ति कथा दी गई है। इसके रचनाकार शौनक ने बताया है कि सातों वैदिक छंदों प्रजापति, देव एवं असुर के संयोग से छंद ऋषि की उत्पत्ति हुई। इनका मंतव्य यही है कि वैदिक संस्कृत साहित्य के साथ छंदों का अभिन्न संबंध है और सायण आदि भाष्यकारों ने प्रारंभ से ही इसके शास्त्रीय विधानों की ओर संकेत किया है। संपूर्ण भारतीय संस्कृत से लेकर हिंदी तक छंद के इतिहास को 4 क्रमों में विभक्त करके देखा जा सकता है, जैसे अक्षर विधान, गढ़ विधान, मात्रा विधान और लय। तो अक्षर विधान क्रम देखेंगे कि अक्षर विधान क्रम क्या होता है। तो ईसा पूर्व में लिखे जाने वाले वैदिक साहित्य के छंद अक्षर विधान से परिशासित थे। लयात्मकता के लिए आधार, उदांत, अनुदात्त, स्वरित की उच्चारण विधि थी। अक्षर संख्या पर आधारित छंद उच्चारण विधि से अनुशासित थे। गायत्री में 24 अक्षर 3 चरण, उष्णिक में 3 चरण तथा प्रथम द्वितीय में 8 अक्षर एवं तीसरे में 12 अक्षर, कुल 28 अक्षर। अनुष्टुप में 8 अक्षर और चरण कुल मिला के 32 अक्षर। बृहति में 3 चरणों में 8 तथा अंत में 12, कुल 36 अक्षर। इसी प्रकार पंक्ति छंद 5 चरण, प्रत्येक चरण के 8 अक्षर, कुल 40 अक्षर। त्रिष्टुप में 4 चरण, प्रत्येक में 11 अक्षर, कुल 44 अक्षर तथा विराज में 2 चरण, प्रत्येक में 10 अक्षर, कुल 20 अक्षर। तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी आप सुनिए, पूरा समझ में आएगा अभी। ठीक, आगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा जो आपको समझना है, तो परेशान नहीं होना है, बस आगे आप सुनते चलिए। अब आता है गढ़ विधान। इसके पश्चात लौकिक, इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा, अक्षर विधान क्रम में तो ज़्यादा ध्यान देने लायक कोई चीज़ था नहीं। गढ़ विधान देखते हैं कि इसके पश्चात लौकिक संस्कृत साहित्य के छंदों का विकास गणात्मक क्रम में हुआ। यह प्रारंभ में अक्षरात्मक ही रहा है, किंतु आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के निर्दिष्ट नियमों को देखने पर पता चलता है कि इसका गणात्मक स्वरूप धीरे धीरे लयाश्रित होकर विकसित हुआ है। मात्राओं के युग्मक या त्रिक को गढ़ माना गया है। कई छंद शास्त्री 2 अक्षरों की इकाई को 4 भेदों में रख के गढ़ बना देते हैं। जैसे ये है, ये जो सिंबल है ना उल्टा यश जैसा, ये क्या है, इसको गुरु बोलते हैं छंद में। गुरु गुरु, फिर ये खड़ी पाई लघु है, फिर ये गुरु है, फिर गुरु लघु है, फिर लघु लघु है। किंतु इन 4 गढ़ों की योजना अधिक प्रचलित नहीं हुई। आचार्य भरत द्वारा निर्दिष्ट त्रयक्षरी गढ़ ही अधिक प्रचलित हैं। मतलब एक गढ़ में 3 अक्षर होने चाहिए। जैसे मगड़, यगड़, इसका आप लोगों को आगे काम लगेगा। मगड़, यगड़, रगड़, सगड़, तगड़, जगड़, भगड़, नगड़। मगड़ में क्यों 2-2 मात्राएं 3 ठो दी गई हैं? क्योंकि इसका होता है माँ तारा, माँ तारा। मगड़ में माँ तारा, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। आगे आपको सूत्र मिलेगा, यमाता राजभानस लगा। ठीक, तो उसी सूत्र से आपको सबको म का, य का, र का निकालना होगा कि य का क्या होगा, तो य का यमाता होगा। तो यमाता होगा तो यमाता में 1 लघु है, 2 गुरु है। ठीक, तो अभी आपको मिलेगा आगे। चलिए आगे आते हैं हम। आचार्य भरत ने इन गढ़ों के अतिरिक्त लघु गुरु 2 शब्दों का विधान किया है। इसको स्पष्ट रूप से
स्मरण रखने के लिए यमाता राज भानश्लगम का सूत्र दिया गया। तो आपको ये याद होना चाहिए, यमाता राज भानश्लगम। अगर आपको ये याद होगा तभी आप क्या करेंगे, इन सब की मात्रा का पता लगा पाएंगे। मगड़ कहेगा किसी छंद में 2 मगड़ हैं, मतलब उसमें कितनी मात्राएं हैं, उसमें कुल मिला के 12 मात्राएं हैं। 2 क्योंकि एक मगड़ होता है 6 मात्राओं का। देखिए म यहाँ दिया है ना, तो म दिया है तो म के यहाँ से लेके 3 अक्षर तक चलेंगे तो माँ तारा हो गया। तो माँ तारा आपका दोनों दीर्घ मात्रा है। ठीक, तो छोटी ई की मात्रा को लघु बोलते हैं, बड़ी ई की मात्रा को गुरु बोलते हैं। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का 2 काउंट होता है, छोटी ई की मात्रा 1 काउंट की जाती है। तो यमाता राज भानस लगा आपको याद होना चाहिए। इसे त्रिक के हर्ष दीर्घ और प्लुत स्वर संगीत रचना के तार मध्य और मंद्र एवं सामान्य परिगणना में सम विषम तथा अर्ध सम से संबंधित किया गया। अब देखेंगे मात्रा विधान। मात्रा विधान में आपको देखना है कि आचार्य भरत मुनि के पूर्व से ही मात्राश्रित जाति छंदों का प्रयोग मिलता है। इनमें लघु एवं गुरु मात्राओं का प्रयोग मिलता है। प्राकृत अभ्रंश काल में गढ़ विधान प्रायः टूटने लगे और अक्षरों का स्थान मात्राओं ने लिया। ह्रस्व एवं दीर्घ उच्चारण काल से नियंत्रित हुए, जिस उच्चारण का संबंध लघुत्तम काल की इकाई से वह लघु है और जिसका संबंध उस उच्चारण के लघुत्तम अंतराल से अधिक या दूना हो वह दीर्घ है। यह विधान गढ़ विधान से अधिक सहज और सरल है, इसलिए गणात्मक व्यवस्था अंत में मात्रा विधान में परिगणित हो गई। अब आता है लय विधान। क्या आता है? तो अब देखेंगे आप लय विधान। आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष रूप से निराला द्वारा लयात्मक छंदों की रचना हुई। छंद के बाह्य आवरण, अक्षर, रचना, गढ़, मात्रा विधान आदि पूरी तरह टूटे। प्रारंभ में संकीर्ण दृष्टि के आलोचकों ने इसे मुक्त छंद या केचुआ रबड़ छंद के नाम से पुकारा, किंतु क्रमशः यह स्वीकार कर लिया गया कि काव्य भाषा के लिए लयात्मक प्रवाह उसका एक महत्वपूर्ण आधार है। ठीक, निराला इसके आधार वेद मानते हैं। उनके अनुसार मुक्त छंद वह है जो छंद की भूमि पर भी रहकर मुक्त है। इसमें कोई नियम नहीं, केवल प्रवाह कवित्व छंद सा जान पड़ता है। मुक्त छंद का समर्थक उसका प्रवाह है, वही उसे छंद सिद्ध करता है और नियम रहित उसकी मुक्ति। वे अपनी जागरण कविता में इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं निराला? तो कहते हैं कि अलंकार लेश रहित श्लेषहीन शून्य विशेषणों से नगन नीलिमा सी व्यक्त भाषा सुरक्षित वह वेदों में आज भी मुक्त छंद सहज प्रकाशन वह मन का निज भाव का प्रकट अकृत्रिम चित्र। तो ये कहते हैं निराला पंक्ति कि अलंकार लेश रहित श्लेषहीन शून्य विशेषणों से नग्न नीलिमा से व्यक्त नई कविता में लयात्मक प्रवाह को ही काव्य भाषा की आंतरिक संरचना का मूल तत्व स्वीकार किया गया है। इस लय को तोड़कर छंद रचना करने और प्रकारांतर से अर्थ लय को आधार बनाने की चर्चा आधुनिक साहित्य में बराबर होती रही है। अब देखेंगे हम पारिभाषिक शब्द। क्या देखेंगे? पारिभाषिक शब्द देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम पाद या चरण कि पाद या चरण क्या होता है, जो कि छंद में बहुत महत्वपूर्ण है। कितने चरण होते हैं तभी तो जानेंगे। तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहा जाता है। जैसे ये पंक्ति दी गई है ना, अलंकार लेश रहित श्लेषहीन शून्य विशेषणों से, तो ये ऊपर वाली पंक्ति एक चरण हो गई, नीचे वाली दूसरा चरण हो गई। चरण को पाद भी कह सकते हैं।
नीचे वाली तीसरा, ये चौथा, तो इसमें 4 चरण या 4 पाद यहाँ तक हैं। ठीक, तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को पाद का चरण कहा जाता है। हिंदी के छंद 2 चरणों से लेके 6 चरणों तक के होते हैं। तो छंद 2 से लेके 6 तक होते हैं, ठीक, इससे अधिक नहीं होते हैं, ध्यान देना है। दोहा में 2 चरण एवं छप्पय में 6 चरण छंद के लघुत्तम एवं बृहत्तम छंद के उदाहरण माने जा सकते हैं। सबसे कम दोहा में 2 से और सबसे अधिक छप्पय में 6, इससे अधिक और इससे कम नहीं हो सकता है। इसे एक प्रकार से संतुलित खंड के नाम से भी पुकारा गया है तथा छंद लक्षण को चरितार्थ कराने के कारण इसे छंद योनि की भी संज्ञा मिली है। अब आता है वर्ण। हम वर्ण को देखेंगे तो वर्ण एक संपूर्ण ध्वनि को वर्ण की संज्ञा दी जाती है। वार्णिक छंद में इन वर्णों का मूलाधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें ह्रस्व एवं दीर्घ का ध्यान नहीं दिया जाता। अ और आ दोनों पृथक पृथक एक ही वर्ण स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही संयुक्ताक्षर को भी एक ही वर्ण माना जाता है, जैसे क्यों, ज्यों आदि। तो ध्यान देना है कि एक संपूर्ण ध्वनि को वर्ण की संज्ञा दी गई है। वार्णिक छंद में इन वर्णों का मूलाधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें ह्रस्व दीर्घ का ध्यान नहीं दिया जाता है। अ और आ दोनों पृथक पृथक एक ही वर्ण स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही संयुक्ताक्षरों को भी एक ही वर्ण माना जाता है। अब है मात्रा। तो किसी भी ध्वनि के उच्चारण में काल की लघुत्तम इकाई को मात्रा कहा जाता है। प्रश्न बन चुका है कि मात्रा किसे कहते हैं। नहीं, ऐसे बना था कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण में काल की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं। जैसे क काल की लघुत्तम इकाई के कारण लघु कहा जाता है। इससे अधिक उच्चारण काल होने के कारण दीर्घ कहा जाता है। जैसे आ, इनके चिन्ह है लघु। गुरु का चिन्ह है ये, तो लघु का चिन्ह ये है और गुरु का चिन्ह ये है, आपको ध्यान देना है। ठीक, लघु का चिन्ह ये है और गुरु का चिन्ह ये है। चलिए आगे आते हैं। सामान्यतया हिंदी में इन्हीं चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है। इसे लघु गुरु निर्धारण के नियम इस प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर लघु होते हैं। यही इन लघु स्वरों के संयोग से बने व्यंजन भी लघु माने जाते हैं। जैसे अ, क, म, च, की, कु आदि। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? लघु। ह्रस्व स्वर को ही लघु कहा जाता है। अ की मात्रा आप 1 काउंट करेंगे, क की भी 1, म की भी 1, कु की भी 1। तो छोटी ई की मात्रा को क्या काउंट करेंगे आप? लघु काउंट करेंगे, गिनना होगा तो। अब आता है संयुक्ताक्षर। जैसे कमल दिया है, ठीक, तो कमल में आप कहेगा कि मात्रा गिनिए कितना है, तो कमल में 1, क्योंकि इसमें अ लगा है तो अ क्या है? ह्रस्व है, लघु है। म में भी अ लगा है तो लघु है, ल में भी अ लगा है तो 3 मात्रा इसमें है। ठीक, यही आपका हो गया। मान लीजिए किताब हो गया। क्या हो गया? किताब हो गया। तो किताब में कितनी मात्रा गिनेंगे आप? किताब में क में छोटी ई की मात्रा है तो 1 हो गया। त में 2 ठो मात्रा है, मतलब कि हर्ष दीर्घ स्वर है तो यहाँ पे 2 मात्रा हो गया। ब में अ है तो 1 हो गया। तो इसकी मात्रा होगी लघु गुरु लघु। तो समझ में आ गया कैसे काउंट करना है। संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण जिस पर बलाघात नहीं पड़ता लघु माना जाता है। जैसे हनुमंत, यहाँ पर म लघु है, तो ध्यान देना है, यहाँ पे म क्या है? लघु है। चंद्र बिंदु युक्त व्यंजन भी लघु है। जैसे यहाँ पे संग है, किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लिखा है तो आप उसे 2 नहीं काउंट करेंगे, उसे 1 ही काउंट करेंगे। ठीक, चलिए। दीर्घ स्वर एवं उसके संयोग से निर्मित व्यंजन गुरु माने जाते हैं। जैसे का दीर्घ है तो 2 मात्रा है, गुरु है। की, के, कै, कौ, ये सब क्या है? ये गुरु हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर हैं। बलाघात से प्रभावित लघु व्यंजन गुरु हो जाता है। जैसे गुरु प्रसाद, यहाँ गुरु में
रू पर जोर देने पर लघु होते हुए भी दीर्घ होगा। छठवां है कि संयुक्ताक्षर में हलांत के पूर्व का वर्ण दीर्घ होगा, जैसे विष्णु अर्थात वी दीर्घ है। देखिए यहाँ पे विष्णु लिखा गया है ना, विष्णु क्या है लिखा गया है, ठीक। तो अब यहाँ पे व पे तो छोटी ही है, तो यहाँ पे एक मात्रा होनी चाहिए, पर यहाँ पे मूर्धन्य स है, तो मूर्धन्य स है तो ये क्या है हलंत वाला है, तो आधा है, तो इसकी मात्रा भी इस पे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और विष्णु में ड़ है, अब इसकी मात्रा नहीं गिनेंगे, इसकी मात्रा इसी पे आ गई है। और फिर रू है तो छोटा ऊ लगा है, तो इसकी मात्रा 1 हुई, तो विष्णु में कुल मिला के 3 मात्रा है। चलिए, रेफ के पहले का लघु वर्ण गुरु हो जाता है। अगर रेफ आ रहा है और उसके पहले लघु वर्ण है तो वो गुरु हो जाता है, ठीक। जैसे मर्म है, चर्म है, कर्म है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मर्म है ना, मर्म है, तो म तो अ की मात्रा लगी है, तो इस पे हम एक ही गिनते, लेकिन अब क्या है रेफ आ गया है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आप 2 मात्रा काउंट करेंगे मर्म पे, ठीक। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि इस म से पहले रेफ है, मर्म ऐसे लिखा गया है, आधा र है ये, फिर क्या है ऐसे है मर्म, आधा र है, ये क्या चला गया है ऊपर चला गया है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुरु। सर्गांत सभी गुरु होते हैं, जैसे दुख में ख गुरु है, दुख में क्या है ख, यहाँ पे गुरु है। यति, छंद में प्रयुक्त विराम को यति कहा जाता है। छंद में यदि आप विराम लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, रुकने को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। सामान्यतः इसका संबंध उच्चरित लय से होता है। बड़े छंदों में अर्थ विराम एवं छोटे छंदों में विराम के साथ पर यति का प्रयोग होता है। अब आता है गति, तो छंद के लयात्मक गीति प्रवाह को गति के नाम से जाना जाता है। मात्रिक छंदों के लिए गति नितांत महत्वपूर्ण है। गति भंग हो जाने से छंद की मात्रात्मक असिद्धि स्पष्ट रूप से प्रतीति होने लगती है। फिर आता है तुक। तुक क्या है, तो अंत्यानुप्रास को तुक कहा गया है। ध्वनि साम्य एवं संतुलन तुक के लिए मूलाधार है। छंद के चरण के अंत में समान वर्णों की एकरूपता को तुक की संज्ञा दी गई है। अब आता है छंद के भेद। सामान्यतः छंद के 2 भेद किए गए हैं, ध्यान देना है, पूछता है छंद के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, वार्णिक और मात्रिक। बहुत लोग तो बताते हैं 3 है, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धमात्रिक, तो ऐसा नहीं है, वो तो मात्रिक स्वर के 3 भेद हैं, लेकिन छंद के केवल 2 ही भेद है, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। संस्कृत में जाति और वृत्त नाम से इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया था। छंद का पूर्णतः भेद इस प्रकार है। अब देखिए ये छंद हो गया आपका, तो अब इसका भेद देखिए। छंद के 2 भेद हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो वार्णिक का भी भेद है, सम है, अर्धसम है, विषम वार्णिक है। मात्रिक का भी है, सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक, विषम मात्रिक। तो सम मात्रिक में आता है साधारण छंद और जातिक छंद, इसके भी 2 भेद हैं। अर्धसम मात्रिक में एक संयुक्त आता है, प्रवर्धित आता है। विषम वार्णिक में दंडक संयुक्त प्रवर्धित आता है। तो ये सब नीचे का नहीं पूछेगा, फिर भी पढ़ लेना है। मात्रिक के भी हैं 3, तो सम मात्रिक के 2 भेद हैं, जातिक और दंडक। अर्धसम के कोई नहीं है, विषम के हैं संयुक्त और प्रवर्धित। इसके बाद हम देखेंगे वार्णिक छंद, कि वार्णिक छंद किसे कहा जाता है। छंद के 2 भेद तो हैं, एक वार्णिक और एक मात्रिक। तो वार्णिक छंद किसे कहा जाता है, तो अक्षर या गढ़ पे आधारित छंदों को वार्णिक छंद कहा जाता है, जिसमें वर्णों को गिना जाता है, मात्रा नहीं गिनी जाती है। जैसे राम कमल राय, तो राम कमल राय में आपको दे दिया कि इसमें कौन सा वार्णिक छंद है। तो अब ये नहीं कि आप मात्रा गिनने लगे कि राम पे 2 मात्रा है, म पे 1 है, नहीं, आप यहाँ पे वर्ण गिनेंगे
कि र 1 वर्ण, म 2 वर्ण, क 3 वर्ण, म 4 वर्ण, ल 5, र 6, य 7। तो यहाँ पे राम में 2, कमल में 3 और राय में 2 क्या है, वर्ण है। तो कुल मिला के 7 वर्ण है। अगर मात्रा गिनेंगे तो राम में 3 मात्रा है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1। तो राम कमल राय में मात्रा आपकी 3 3 6 3 9 है, लेकिन वर्ण इसमें केवल 7 ही हैं। तो ये आपको आना चाहिए समझ में, ठीक। तो वार्णिक छंद अक्षर या गढ़ पर आधारित छंदों को वार्णिक छंद कहते हैं। समवार्णिक किसे कहते हैं? तो जिन छंदों के चारों चरणों में वर्णों की संख्या अथवा गढ़ों की समानता रहती है उसे समवार्णिक छंद कहते हैं। जैसे मंदाक्रांता, मंदाक्रांता के चारों चरणों में वर्णों की संख्या और गढ़ों की समानता रहती है, ठीक। 17 वर्ण होते हैं इसमें। तो जिसमें छंदों के चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान हो वहाँ समवार्णिक छंद होता है। अब है विषम वार्णिक छंद। तो वे वार्णिक छंद जिनके प्रत्येक चरण की गढ़ या अक्षर की संख्या विषम या बराबर न हो उसे विषम वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे उद्रता, माधवी आदि। तो जिसके चारों चरण की संख्या क्या हो, विषम हो, बराबर न हो, किसी में 13 हो, किसी में 14 हो, तो उसे क्या कहते हैं, विषम वार्णिक छंद कहते हैं। अब आता है अर्धसम वार्णिक छंद। तो अर्धसम वार्णिक छंद देखेंगे तो जिन वार्णिक छंदों में दूसरे तथा चौथे एवं प्रथम तथा तृतीय चरणों में अक्षरों या गढ़ों की समानता हो, जैसे सुंदरी, पुष्पिताग्रा आदि। तो जो वार्णिक छंद के दूसरे, चौथा और पहला और तीसरा 4 चरण होते हैं, किसमें, छंद में समानता 4 चरण देखे जाते हैं। तो क्या हुआ, मान लीजिए कि पहला और तीसरा ये दोनों क्या है, सेम है, और दूसरा और चौथा सेम है, तो इन्हें अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक। पहला तीसरा को विषम चरण बोलते हैं, दूसरा चौथा को सम चरण बोलते हैं। विषम सम तो पता ही होगा, कौन सा चरण विषम होता है, कौन सम होता है। विषम सम संख्या पढ़े ही होंगे आप लोग। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम है, जो 2 से ना कटे वो विषम है। तो 1 और 3 विषम चरण है और 2 और 4 सम चरण है। तो अर्धसम वार्णिक आपको समझ में आ गया होगा छंद। अब इसी तरह है मात्रिक छंद, इसमें बस मात्रा काउंट करना है, वर्ण नहीं। तो मात्रिक छंद उसे कहते हैं जहाँ मात्राओं का नियमित विधान हो, अर्थात गणना करने से जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या नियमित एवं निश्चित हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इसके भी 3 भेद हैं। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका नियोजन क्रम समान हो उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे चौपाई, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये सममात्रिक छंद है। अब है विषम मात्रिक। तो जिन छंदों के चारों चरण असमान हो, अर्थात प्रत्येक चरण की मात्राएं भिन्न भिन्न हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। उदाहरण में आर्या छंद है आदि। अर्धसम मात्रिक छंद है जिन मात्रिक छंदों के सम एवं विषम विषम चरणों की मात्राएं समान हो, जिसकी उसे अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा आदि। तो विस्तार से हम देखेंगे अभी इसे। अब आता है गढ़ विधान। क्या आता है? गढ़ विधान। तो मात्राओं की त्रिक अन्विति को गढ़ कहा जाता है। गढ़ किसे कहा जाता है? मात्राओं की त्रिक अन्विति को गढ़ कहा जाता है। इनकी संख्या 8 बताई गई है। गढ़ों की संख्या कितनी है? 8 है। गुरु तथा लघु इनकी सहायता एवं छंद में मात्राओं की कमी की पूर्ति के लिए रहते हैं। 8 गढ़ गुरु लघु 2 मिलकर छंद शास्त्र के 10 अक्षर कहलाते हैं। इनको सूत्र रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है। अब देख लीजिए, आपको ये याद होना चाहिए, यमाता राज भानश लगम। एक भी मात्रा इधर उधर हुई तो आपका छंद गलती हो जाएगा। यमाता, यमाता राज भानश लगम। तो देखिए, इन्हीं से क्रमशः यगड़ बना है। क्या बना है? यगड़ बना है।
तो ये य है और इसमें गढ़ लगा हुआ है, तो गढ़ कोई नहीं है मेन यहाँ पे, मेन यहाँ पे य है। तो य में कितनी मात्रा है, तो य आपको यहाँ से य माता उठा लेना है। ठीक, य माता, तो य माता में कितनी मात्रा हुई, य पे 1 है, मा पे 2 है, ता पे भी 2 है। फिर है दूसरा छंद, दूसरा गढ़ है म। एक गढ़ का नाम है मगढ़। तो मगढ़ में कितनी मात्राएं हैं, तो अब य को आपको छोड़ देना है, य को छोड़ देना है, म से उठा लेना है। तो माँ तारा, म से उठाएंगे तो माँ तारा आ जाएगा ना, तो माँ तारा। तो इनमें क्या है, 2 मात्राएं हैं सभी में। फिर है तगड़, तगड़ में कितनी मात्राएं हैं, तो यहाँ से त को उठा लेना है, ताराज, ताराज उठा लेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा। फिर आता है रगड़, तो रगड़ अब यहाँ से र उठा लेंगे, राजभा, राजभा उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दिया है 2 मात्रा, 1 मात्रा, फिर 2 मात्रा। गुरु लघु गुरु। फिर आता है आपका जगड़, तो जगड़ आता है, तो अब यहाँ से आप यमाता राज भानस लगम में से क्या उठा लेंगे, अब ज के यहाँ से लेंगे, ज भान, तो जभान आ गया, तो 1 2 1। ठीक, लघु गुरु लघु, जभान में मात्रा है। फिर आपका भगड़ आ गया, तो अब भ आ गया, तो अब यहाँ से भानस कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, भानस। तो भानस में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, गुरु और लघु लघु। फिर आता है नगढ़, तो नगढ़ को आप नसल कर लेंगे, क्या करेंगे, नसल। तो नसल में लघु 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 रहेगा आपका। फिर आता है सगढ़, तो सगढ़ को क्या कर लेंगे, सलगम। सगढ़ को क्या कर, सगढ़ मुष्ठ, ध्यान देना है, इसको गलती कर देते हैं लोग। सगढ़ को सलगम, यमाता राज भानस लगम, तो सगढ़ सलगम। तो सलगम में आपका गुरु लघु लघु और गुरु हो जाएगा। ठीक, तो कितने गढ़ हैं आपके ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 गढ़ हैं कुल, और 1 लघु है और 1 गुरु होता है, इनको मिला के कुल आपका 10 हो गया। तो 8 गढ़ कितने होते हैं, गढ़ 8 होते हैं। तो य से यमाता, म से मातारा, त से ताराज, र से रगड़, ज से जभान, भ से भानस, न से नसल, स से सलगम। तो यमाता राज भानस लगम आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आते हैं आगे। इस प्रकार उपयुक्त सभी द्वारा गढ़ और उसकी मात्राओं का बोध कराया जाता है। समझ में आया। अब आते हैं हम प्रमुख मात्रिक छंद, लक्षण और उदाहरण। सबसे पहले हम मात्रिक छंद देखेंगे, तो मात्रिक छंद में देखेंगे लक्षण और उदाहरण। तो फिर सम मात्रिक देखेंगे, विषम मात्रिक देखेंगे, अर्ध सम मात्रिक देखेंगे, इसके बाद आएंगे वार्णिक छंद पे। ठीक, तो प्रमुख मात्रिक छंद देखेंगे, सम मात्रिक, सम वार्णिक छंद दिया है, यहाँ पे वार्णिक होना चाहिए, वार्णिक पहले दिया है पर यहाँ मात्रिक लिख दिया है। तो वार्णिक छंद है मालिनी, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और शुरू किया जाएगा अगली क्लास में, यहाँ रहने दिया जाए यहीं पे। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, जितना बताया गया है समझ में आया होगा। अभी हमने छंद की परिभाषा देखा, शुक्ल जी ने क्या कहा है, छोटे छोटे प्रवाहपूर्ण ध्वनियों के सामंजस्य का नाम छंद है। हमने मात्रा काउंट करना सीखा, हमने यमाता राज भानस लगम सीखा, 8 गढ़ होते हैं ये देखा, लघु गुरु देखा। अब हम आगे देखेंगे अगली क्लास में छंद। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सभी के यहाँ शेयर करें। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।